हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं प्रेम सिंह श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट टीबी द्वारा संचालित हमारे स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सम्राट हर्षवर्धन के बारे में। सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन का संबंध थानेश्वर के पुष्यभूति वंश से है। थानेश्वर जो वर्तमान समय में कहाँ है? हरियाणा में। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, ये इनका वंश है। भी हमारी हेडिंग ये भी हो सकती है, पुष्यभूति वंश। और पुष्यभूति वंश कहाँ से बिलोंग करता है? हरियाणा के अंदर एक जगह है थानेश्वर, वो पुष्यभूति वंश की थी राजधानी। वंश पुष्यभूति, राजधानी थानेश्वर। और आज जिस महत्वपूर्ण शासक को इस वंश का जो हम पढ़ रहे हैं वो है सम्राट हर्षवर्धन। थोड़ा इंट्रोडक्शन इनके बारे में हो जाए। ये इनका वंश है और थानेश्वर इनकी क्या है? राजधानी है। पुष्यभूति वंश में चौथे नंबर पर एक शासक हुए बड़े महत्वपूर्ण, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश के संभवतः चौथे शासक थे। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थी। पहली जो राज्यवर्धन, बड़े पुत्र। दूसरा एक पुत्री राज्यश्री। और तीसरा हर्षवर्धन। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों हूणों के खिलाफ एक अभियान के लिए उत्तर पश्चिम सीमा की तरफ गए हुए थे। उसी समय पीछे से उनको प्रभाकर वर्धन के बीमार होने की खबर मिलती है। वापस आते हैं, तब तक प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र जो उनका है राज्यवर्धन, ये थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा है। पुष्यभूति वंश का नेक्स्ट शासक हुआ राज्यवर्धन। लेकिन राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई किसके द्वारा? गौड़ नरेश शशांक। गौड़ नरेश शशांक कहाँ का शासक है? ये बंगाल का शासक है। भी गौड़ नरेश शशांक बंगाल में है। गौड़, इसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। जो इनकी बहन थी राज्यश्री, इसका विवाह किया गया था ग्रह वर्मा के साथ। इनके पति का नाम था ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा की हत्या कर दी गई मालवा के शासक देवगुप्त द्वारा। इन दोनों ने मिलकर यह षड्यंत्र किया है। मालवा का शासक है देवगुप्त। देवगुप्त ने और गौड़ नरेश शशांक ने इन दोनों ने संधि करके इस वंश को समाप्त करने का प्रयास किया है। ग्रह वर्मा कहाँ के शासक हैं? कन्नौज के। हम ये शुरुआती जानकारी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हर्षवर्धन के बारे में हम पढ़ेंगे, पूरी परिस्थितियों को समझेंगे, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हमारे पास हो तो हमें पता चलेगा। ग्रह वर्मा कन्नौज के शासक हैं, क्योंकि हम अभी आगे पढ़ेंगे भी हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो आप कहोगे भी एकदम से राजधानी जो है हरियाणा के थानेश्वर से ट्रांसफर होके उत्तर प्रदेश के जो है कन्नौज में कैसे चली गई? तो प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र हैं, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। एक पुत्री राजश्री। और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन शासक है। राजश्री का विवाह किया हुआ है कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा से। आक्रमण किया है देवगुप्त और शशांक ने मिलके। देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी है और शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी है। और जो राजश्री है वो अपने पति की मृत्यु से दुखी होके जो मालवा में आगे जंगलों की तरफ चली गई है। वहाँ फिर लंबी चौड़ी कथा हमें जैसा जो हर्षचरित से पता चलता है भी, दिवाकर मित्र नामक एक बौद्ध भिक्षु है, उसकी सहायता से अपनी बहन को ढूंढा हर्षवर्धन ने। जब उन्होंने ढूंढा तो उन्होंने एक चिता लकड़ियों की तैयार कर ली थी और उसके अंदर कूदकर सती होने ही वाली थी। लेकिन उतने समय में हर्षवर्धन ने दिवाकर मित्र की सहायता से ढूंढ लिया और राजश्री को ले आए वापस।
कन्नौज के सिंहासन पर बिठाया है और स्वयं उसको शासन कार्य में सहायता देने के लिए हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज ट्रांसफर की और अपनी बहन के साथ मिलकर कन्नौज का शासन संभालते थे। तो जितनी बात हमने की, हर्षवर्धन को पढ़ रहे हैं। हरियाणा के थानेश्वर में पुष्यभूति वंश हुआ है। छोटी सी एक जगह है थानेश्वर। चौथा शासक प्रभाकर वर्धन, जिसकी संतानों के बारे में अभी हमने पढ़ा है। पुष्यभूति वंश केवल हरियाणा तक सीमित है, इसके आसपास का जो इलाका है थानेश्वर के, लेकिन बड़ा शासक है ग्रह वर्मा कन्नौज का, और बड़ा केंद्र भी है। जैसा हमने पीछे गुप्तों के बारे में जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है, तो वहाँ हमने कहा भी कन्नौज उज्जैन ये एक नए केंद्र के रूप में, व्यापारिक केंद्रों के रूप में उभर कर सामने आए हैं। तो कन्नौज उस समय उत्तर भारत में शक्ति का एक केंद्र था। तो कन्नौज के शासक को इन्होंने मार दिया है और इस प्रकार से इन हालातों के बीच 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा है। अब जैसे ही राज्यवर्धन की मृत्यु का समाचार मिला है, तो जो मंत्री हैं, मंत्री परिषद की एक मीटिंग बुलाई गई है और उसमें हर्षवर्धन को सिंहासन ग्रहण करने का आग्रह किया गया है और उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है हर्षवर्धन ने और राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक शासनकाल रहेगा सम्राट हर्षवर्धन का। शुरू के अंदर शासक हैं कहाँ के? थानेश्वर के। लेकिन जिन हालातों में जब ये शासक बने हैं तो पता चला है बिन के बहनोई की भी हत्या हो गई है और बहन लापता है। उनको ढूंढ के फिर अपनी राजधानी ट्रांसफर कर ली, थानेश्वर से कन्नौज ले गए और अपनी बहन के साथ मिलके कन्नौज से जो है शासन संभाला है। 606 ईस्वी में शासक बनते ही हर्षवर्धन ने ये कसम खाई भी मैं इस पृथ्वी को गौड़विहीन कर दूंगा कुछ ही दिनों में, और अगर मैं पृथ्वी को कुछ ही दिनों के अंदर गौड़विहीन नहीं कर पाया तो एक पतंगे की भांति जलती हुई चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है सम्राट हर्षवर्धन ने और एक विशाल सेना के साथ फिर शशांक पर आक्रमण के लिए निकल पड़े हैं। आगे की हम बातें करें उससे पहले देखेंगे स्रोत। सम्राट हर्षवर्धन के बारे में जानकारी के स्रोत हमारे पास क्या क्या है। सम्राट हर्षवर्धन टाइम पीरियड 606 से 647 ईस्वी। जानकारी के स्रोतों में प्रमुख हमारे पास आ जाएंगे। एक तो हर्षचरित, बाण भट्ट का ग्रंथ है भी हर्षचरित। इसके अलावा अन्य समकालीन बहुत सारे जो राइटर हुए हैं। स्वयं हर्षवर्धन ने भी जो नागानंद रत्नावली वगैरह 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं भी। विदेशी यात्रियों के वर्णन में अगर हम बात करें तो ह्वेनसांग का जो यात्रा वर्णन है CU की, इससे हमें हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। अन्य समकालीन जो चीनी इतिहासकार हुए हैं, चीनी साहित्यिक स्रोतों के अंदर हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत के अभिलेखों से भी, और ख़ास तौर पर ऐहोल प्रशस्ति की अगर हम बात करें, रवि कीर्ति द्वारा रचित है। चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय की प्रशस्ति है भी ऐहोल प्रशस्ति, उसमें भी हर्षवर्धन का जिक्र आता है। तो बहुत सारे हमारे पास स्रोत हैं जिनसे हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा ताम्रपत्र अभिलेख मिलते हैं, मधुबन मिलता है, बंसखेड़ा मिलता है। ये अन्य कुछ ताम्रपत्र अभिलेख हमें सम्राट हर्षवर्धन के मिलते हैं जिनसे हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुछ सिक्के भी हमें हर्षवर्धन के मिलते हैं, मोहरें मिली हैं जिन पर पूरे हर्षवर्धन के हमें सिग्नेचर हस्ताक्षर जो हैं प्राप्त हुए हैं। तो ये सब हर्षवर्धन के बारे में जानकारी के स्रोत हैं। मुख्यतः आपने हर्षचरित को, ह्वेनसांग को और दक्षिण के अभिलेख और मधुबन बंसखेड़ा जैसे ताम्रपत्र लेख, इन चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सम्राट हर्षवर्धन के विजय अभियान और साम्राज्य विस्तार। इस पर हम चर्चा करेंगे भी। सम्राट हर्षवर्धन के विजय अभियान व साम्राज्य विस्तार, ये हमारा टॉपिक है। वह साम्राज्य विस्तार।
जैसा मैंने अभी बात की, सिंहासनारूढ़ होते ही हर्षवर्धन ने ये कसम खाई है, इस धरती को गौड़ विहीन कर दूंगा। तो एक विशाल सेना उन्होंने इकट्ठी की और विशाल सेना के साथ पूर्व की ओर उन्होंने कूच किया है और बंगाल की तरफ आगे बढ़े हैं शशांक को दंडित करने के लिए। ध्यान रखना है, गौड़ नरेश है शशांक, बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो उनको पराजित करने के लिए बंगाल की सीमा पे जाके पड़ाव डाला है हर्षवर्धन ने। वहाँ जो है भास्कर वर्मा से इनकी मुलाकात होती है। भास्कर वर्मा ये कामरूप के शासक हैं, अभी असम में पड़ता है ये इलाका। कामरूप के शासक भास्कर वर्मा ने अपना एक दूत भेजा है, हंस बेग नाम आता है, याद भले मत रहे आपको, सुन लो इस बात को। हंस बेग नामक अपने दूत को भेजा है भास्कर वर्मा ने हर्षवर्धन के पास, और हर्षवर्धन को बहुत सारी जो बहुमूल्य चीज़ों की भेंट उनको दी है और संधि प्रस्ताव दिया है। दोनों में आपस में संधि हो गई है, भास्कर वर्मा में और हर्षवर्धन में, और दोनों ने मिलकर फिर गौड़ नरेश शशांक पर आक्रमण किया है। हमें स्पष्ट रूप से ये नहीं हम कह सकते भी इन दोनों ने मिलकर शशांक को पराजित कर दिया या उनका वध कर डाला है। हमें इतना लिखा हुआ मिलता है भी भास्कर वर्मा की सहायता से हर्षवर्धन ने गौड़ नरेश शशांक को सीमित कर दिया है। भी उसके बहुत सारे भागों को उसके राज्य के कब्जा कर लिया है। उसका जो भी साम्राज्य था शशांक का, उसमें से बहुत सारे इलाकों पर हर्षवर्धन का अधिकार हो गया है और उसको शशांक को उन्होंने सीमित कर दिया अभी भास्कर वर्मा की सहायता से। यहीं पर जो आगे हम बात करेंगे हवेनसांग के बारे में, हवेनसांग की प्राप्ति जो हुई है हर्षवर्धन को, वो भास्कर वर्मा से ही हुई है। भास्कर वर्मा के पास था उस समय मेहमान हवेनसांग, तो वहाँ उसने कहा भी ये नीति का पंडित जो है ये हमें दे दो, हम इसको अपने साथ रखेंगे। तो हवेनसांग की प्राप्ति भी वहीं से हुई है और इस प्रकार दोनों ने मिलकर शशांक के खिलाफ अभियान किया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण अभियानों में अगर बात करें, ये तो पूर्वी अभियान हो गया है हवेनसांग का। इसके बाद पूर्व में ही हवेनसांग ने आगे लगभग 640 में हमें ओडू, कांगोद और उड़ीसा के जो विजय अभियान है हर्षवर्धन के, उनकी पुष्टि होती है। उड़ीसा को, कलिंग को जीतने के बाद हर्षवर्धन ने वहाँ एक बौद्ध सभा बुलाई है और उस बौद्ध सभा का जिक्र हमें चीनी ग्रंथों से मिलता है, तो जिससे स्पष्ट होता है भी उड़ीसा पर अधिकार हर्षवर्धन ने किया। 630 से 633 ईस्वी के बीच हर्षवर्धन ने एक अभियान किया है गुजरात के शासक ध्रुवसेन सेकंड बालादित्य के खिलाफ। वल्लभी का शासक है भी ये, क्या नाम मिलता है हमें राजा का? वल्लभी। वल्लभी का शासक है ध्रुवसेन सेकंड बालाद्वितीय उपाधि है इसकी। ध्रुवसेन सेकंड बालाद्वितीय को पराजित किया है हर्षवर्धन ने। पराजित करने के बाद ध्रुवसेन सेकंड से वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं, ऐसा जिक्र आता भी। अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन सेकंड से किया हर्षवर्धन ने और उसको संबंधी बना लिया है। अब ऐसा वो क्यों कर रहा है, तो ये हम समझ सकते हैं एक छोटा सा मैप बना के। यहाँ पे यहां रह जाता है गुजरात का वो इलाका वल्लभी, और यहां का शासक है ध्रुवसेन, इसको पराजित कर रहा है। इधर हर्षवर्धन का इलाका है और इसी समय हर्ष का समकालीन दक्षिणी भारत में एक शक्तिशाली सत्ता चल रही है। भी चालुक्य शासक है पुलकेशियन सेकंड, ये दक्षिणापथ के अंदर शक्तिशाली स्थिति में है। चालुक्य नरेश पुलकेशियन सेकंड है। हर्षवर्धन दक्षिण की ओर अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता है, इसलिए उसने पहले वल्लभी पर आक्रमण किया है और इसको जीतने के बाद फिर वैवाहिक संबंध स्थापित करके ध्रुवसेन सेकंड को अपनी तरफ मिलाया है और फिर इसकी सहायता से आगे जब दक्षिण की ओर बढ़ा है तो पुलकेशिन द्वितीय से इसका युद्ध हुआ है। इसका टाइम हमें मिलता है 630 से 634 के बीच कभी ये युद्ध हुआ है। भी किस किस के बीच में? सम्राट हर्षवर्धन और दूसरी तरफ है चालुक्य नरेश
पुलकेशियन द्वितीय, पुलकेशियन सेकंड। चालुक्य नरेश है दक्षिण भारत के, पुलकेशियन द्वितीय और पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ है। संभवतः ये युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ है और इस युद्ध में पुलकेशियन द्वितीय विजयी हुआ, हर्षवर्धन की इस युद्ध के अंदर पराजय हुई है। भी दो महत्वपूर्ण स्रोतों से हमें इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, दोनों ही आपने याद रखने हैं। एक तो ऐहोल अभिलेख या ऐहोल प्रशस्ति, ऐहोल प्रशस्ति और इसके रचयिता हैं रवि कीर्ति। और है किसकी प्रशस्ति ये? पुलकेशियन द्वितीय की, पुलकेशियन सेकंड अभी मैंने जिसका नाम लिया है। चालुक्य नरेश पुलकेशियन सेकंड की ये प्रशस्ति है, ऐहोल प्रशस्ति, रवि कीर्ति द्वारा रचित है। इस प्रशस्ति के अंदर रवि कीर्ति लिखता है, अभी हमें ये प्राप्त हुई है वर्तमान समय के अंदर। इसमें रवि कीर्ति लिखता है भी हजारों हाथियों की सेना पर हर्ष करने वाले हर्ष के हर्ष को शोक में बदल दिया है पुलकेशियन द्वितीय ने, ऐसा वो जिक्र करता है। भी हर्ष अब हर्ष नहीं रहा है, हर्ष के हर्ष को शोक में बदल दिया है पुलकेशियन द्वितीय ने, ये हमें ऐहोल प्रशस्ति से पता चलता है। और यही बात जो है वो ह्वेन सांग, जो चीनी यात्री साथ रहा है हर्षवर्धन के, ह्वेन सांग कहता है भी नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशियन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य युद्ध हुआ, जिस युद्ध में हर्षवर्धन पराजित हुआ और पुलकेशियन द्वितीय की विजय हुई है। तो ह्वेन सांग भी इस बात को स्वीकार करता है भी। तो इस प्रकार नर्मदा नदी जो है ये सीमा बन गई दोनों राज्यों में, किसमें? हर्षवर्धन के साम्राज्य में और चालुक्य साम्राज्य के अंदर। आगे दक्षिण में नहीं बढ़ पाया है। लेकिन पूर्व भारत की तरफ अगर हम बात करें तो 640 के लगभग उसने, जो हमने अभी बात की थी भी, कलिंग का जो इलाका है उड़ीसा में, इसको विजित किया है हर्षवर्धन ने। इसके अलावा पूर्वी भारत के अन्य इलाकों को विजित किया और वहाँ बौद्ध सभा का जो आयोजन उड़ीसा में किया है उसका वर्णन हमें चीनी ग्रंथों से मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है। इसके अलावा जो बाणभट्ट हैं जिन्होंने हर्षचरित की रचना की है, वो हर्षवर्धन द्वारा कश्मीर विजय का उल्लेख करते हैं। उनका मानना है भी कश्मीर के जो शासक थे उनके पास महात्मा बुद्ध के दंतावशेष थे, उन दंतावशेषों को प्राप्त किया है हर्षवर्धन ने कश्मीर नरेश से। तो इस प्रकार कश्मीर को उन्होंने विजित किया है और वहाँ से महात्मा बुद्ध के जो पवित्र दांत हैं वो प्राप्त किए हैं। नेपाल को भी हर्षवर्धन के अधिकार में मानता है बाणभट्ट। उसका कहना है भी बर्फीले पर्वतों की चोटियों वाला जो इलाका है वहाँ हर्षवर्धन का शासन था। और इसके पक्ष में जो प्रूफ है हमारे पास वर्तमान समय में, तो नेपाल के अंदर हर्ष संवत का जो प्रचलन है उसके हमें बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं भी नेपाल के अंदर हर्ष संवत प्रचलन में था। अभी बात आ जाएगी भी हर्ष संवत चलाया कब और किसने चलाया। तो जो हर्ष संवत है ये आप बात ध्यान कर लेना, जिस समय 606 ईस्वी में हर्षवर्धन सिंहासनारूढ़ हुआ है उसी समय इसने इस स्मृति के अंदर एक संवत चलाया है, हर्ष संवत। हम इससे पहले विक्रमी संवत की बात कर चुके हैं, शक संवत की बात कर चुके हैं, गुप्त संवत की बात कर चुके हैं। आज एक नए संवत की बात हमने की है। हर्ष संवत कब से शुरू हुआ है? 606 ईस्वी से। तो हर्ष संवत का प्रचलन नेपाल में था, इसी वजह से उसका मानना है भी नेपाल, कश्मीर ये सब उनके अधिकार में था। जालंधर के शासक उदित का वर्णन आता है, उसको भी पराजित किया। बाणभट्ट कहता है भी सिंध के शासक को उसकी लक्ष्मी से वंचित किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी हर्षवर्धन के अधिकार में गुजरात, राजपूताना, सिंध, कश्मीर, पंजाब, नेपाल और इधर असम के कुछ इलाके समेत नीचे उड़ीसा और पूरा जो मध्य भारत है नर्मदा नदी के तट पर ये जो विशाल आर्यावर्त का पूरा इलाका रह जाता है उत्तरापथ का। इसीलिए हर्षवर्धन को सकलोत्तर पथनाथ कहा गया है, पूरे उत्तर भारत का स्वामी कहा गया है। आज के लिए इतने, थैंक यू।